बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें कोई एक बहुत बड़ा समाज महात्मा के रूप में देखता है, एक सत्य और अहिंसा की परिभाषा के रूप में देखता है। तो एक ऐसा भी समाज है, समाज का ऐसा भी वर्ग है जो इन्हें ब्रिटिशर्स का एजेंट मानता है। हम इन दोनों ही पहलुओं से परे सिर्फ आज प्रश्न पूछेंगे इस विचारधारा से, मोहनदास करमचंद गांधी की विचारधारा से। मोहनदास करमचंद गांधी, आप 9 जनवरी 1915 को भारत आए। साउथ अफ्रीका से आप भारत आए और इस दिन को आज भी भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। आप जब भारत आए तो भारत को आपसे बहुत सी उम्मीदें थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरवाजे सहज ही आपके लिए खुलते चले गए। आप बहुत ही जल्दी से उस शीर्ष पर पहुंच गए जहां से आप निर्णय ले सकते थे। यह भी अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ। आपने जो मुख्य योगदान दिए या मुख्य रूप से जो आंदोलन आपने चलाए, हम उसी पर प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था वह था असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन आपने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था, 1 अगस्त 1920, और उसी के ठीक पहले राउलेट एक्ट कानून आया हुआ था, जिसके प्रति भारतीय जनमानस में एक विद्रोह था और अंग्रेज़ों की तमाम नीतियों के प्रति भारतीय जनमानस के अंदर एक विद्रोह की भावना भरी हुई थी, आक्रोश उबल रहा था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जिससे भारतीय जनमानस तिलमिला उठा था। बच्चा बच्चा ब्रिटिश साम्राज्य के विद्रोह में खड़ा था। सामान्य तौर से कोई भी समाज अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता है और अपनी आज़ादी को वो प्राप्त करता है। ऐसे संघर्ष को हमने अमेरिका में देखा, जहाँ पर सामान्य जनमानस ने विद्रोह किया और आज़ादी को प्राप्त किया। फ्रांस में देखा, और भी तमाम देशों में इस तरह के विद्रोह हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, और उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ विद्रोह होता है, उस अन्याय अत्याचार को समाप्त करने के लिए। उसकी पूरी पटकथा, पूरी भूमिका भारत में तैयार थी। और ऐसी इस भूमिका में 1 अगस्त 1920 को जब आपने इस आंदोलन की शुरुआत की, तो एक बहुत ही उचित समय था यह। आपको पूरे जनमानस का सहयोग मिला। पूरे भारत में क्रांति की आग फैल गई थी और लगा कि बस अब स्वराज हमारे सामने ही है। अंग्रेज़ों के अत्याचार, उनके कॉलोनियल शासन का अब अंत होने जा रहा है। फिर क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें कुछ ब्रिटिश अफसर्स को थाने में बंद करके जला दिया गया और आपकी आत्मा इससे क्षुब्ध हो गई। आपने एब्रप्टली, सडन इस पूरे आंदोलन को स्थगित कर दिया। 30 करोड़ का भारतीय जनमानस, इतनी बड़ी सामूहिक शक्ति जो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी थी, वो सहज ही दिशाहीन हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, वो क्या करे। खैर,
आपके महात्मा होने का पहला जो ग्राफ था वो इतना ऊंचा हो गया कि आप विश्व प्रसिद्ध हो गए, आप सहज ही महात्मा हो गए। लेकिन इसकी कीमत इस भारत देश ने चुकाई। आपका ग्राफ, व्यक्तिगत ग्राफ बहुत ऊपर गया, लेकिन एक प्रश्न ये उठा भारतीय जनमानस में, जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जब आपने ब्रिटिशर्स के साथ में जाकर युद्ध करो ऐसा गुजरात के गांव में घूमकर किसानों के बेटों से कहा था, तो अहिंसा कहाँ थी? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश के लिए किसी तीसरे देश में जाए जिसे उसने कभी देखा नहीं है, जिससे कभी मिला नहीं है, जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे वो गोलियों से भून दे, इसमें आपकी अहिंसा को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक भारतीय जनमानस सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता का सूर्य देखे, इस संभावना को आपने तुरंत टाल दिया, तुरंत स्थगित कर दिया। खैर, आप महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। समय आगे बढ़ा। वक्त था 12 मार्च 1930 का। लगभग 10 साल के बाद भारतीय जनमानस अभी भी कॉलोनियल पावर की यातनाओं को सह रहा था, उसके अंदर विद्रोह था। आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की आपकी तारीख थी 12 मार्च 1930। आपका उद्देश्य था संपूर्ण स्वराज, और इसी में आपने जोड़ दिया खिलाफत आंदोलन। हालांकि यहाँ शब्दों का आपने खेल खेला। जो खलीफा के लिए लड़ रहे थे, जो शरिया कानून के लिए लड़ रहे थे, ऐसे मौलानाओं को अपने साथ लाने के लिए आपने खलीफात को खिलाफत आंदोलन बना दिया। लोगों ने समझा ये खिलाफत है, अंग्रेज़ों की खिलाफत कुछ किया जा रहा है। और यहीं से एक पाकिस्तान की बीज पड़ गए थे। जिस खिलाफत आंदोलन की कोई वैल्यू नहीं थी, उसे आपने महिमा मंडित कर दिया। हम इस मुद्दे पर फिर आएंगे। 12 मार्च 1930 को जब आपने अपना ये आंदोलन शुरू किया था, उसी के साथ 5 मार्च 1931, मतलब 12 मार्च 1930 को आपने शुरू किया, उसके बाद आया 5 मार्च 1931। इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से ये जाना जाता है। आपने ब्रिटिश वाइसराय के साथ में समझौता कर लिया और अपने आंदोलन को आपने फिर से स्थगित कर दिया। क्या आपको आज़ादी मिल गई थी? जिस स्वराज की प्राप्ति के लिए ये पूरा जनमानस आपके साथ दोबारा से उठकर खड़ा हुआ था चलने के लिए, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई थी? नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी इरविन पर भरोसा करके आपने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कुछ समय बाद आपको महसूस हुआ कि इरविन ने आपके साथ में धोखा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके साथ धोखा किया। आपने फिर से कोशिश की कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। लेकिन भारतीय जनमानस आपके इस नीतियों से थक चुका था। उसने आपका साथ नहीं दिया। आपके सभाओं में लोगों की संख्याएं कम होने लगी। आपके इस असहयोग आंदोलन में, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी घट गई। आपने कोशिश की, लेकिन 1934 आते आते आपको ऑफिशियली इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी।
आपने इस आंदोलन से क्या अचीव किया? सिर्फ भारतीय जनमानस की शक्ति को एक दिशाहीन बिंदु पर ले जाकर क्या आपने नहीं छोड़ दिया? इरविन के साथ समझौता जब आप कर रहे थे, उसी समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सजा को आप रुकवा सकते थे। भारत देश को एक नया नेतृत्व मिलता। भगत सिंह के रूप में भारत को एक नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व मिल सकता था। लेकिन आपने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई। पूरा भारत रो पड़ा। यही वो फांसी थी जिसे आप रुकवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आपकी तथाकथित अहिंसावादी सोच के विरुद्ध थी। खैर, उसके बाद आपने 1942 में लगभग पूरे 10 साल के बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चालू की। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को चंद हफ्तों में ही ब्रिटिशर्स ने इसकी हवा निकाल दी। ये चंद हफ्तों में ये आंदोलन आपका ऑलमोस्ट समाप्त हो। इस आंदोलन में हम अपने उद्देश्य को क्या पा सके? एक अर्थहीन मोड़ पर, अर्थहीन बिंदु पर आपने इस आंदोलन को, आपका यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। यही 3 आंदोलन थे जो आपने किए थे, यही वो 3 कंट्रीब्यूशन थे जो आपने किए थे मुख्य आंदोलन के रूप में। अब हम और बात करते हैं, जिस खिलाफत आंदोलन को आपने खड़ा किया था, उसने मोपला में क्या किया था? उसी समय मोपला में, केरल की जगह है मोपला, और उसी के ऊपर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने पुस्तक भी लिखी है मोपला। और यह पुस्तक बहुत स्पष्टता से बताती है कि किस तरीके से जिहादी शक्तियों ने हिंदू माताओं, बहनों और परिवारों के साथ में दुष्कर्म किए, हत्याएं की। जो गर्भस्थ माताएं, बहनें थी, उनकी गर्भ पे वार किया। बच्चे टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गए। लोगों के शरीर को के ऊपर आघात किए। कई दिनों तक उन्हें कमरों में बंद रखा, उनके घाव सड़ते रहे। फिर धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर जोर डाला गया। जो परिवर्तित हो गए, जो नहीं हुए उन्हें काट कर कुएं में फेंक दिया गया। और पूरी तरीके से हत्याएं भी नहीं की गई, उन्हें अधमरा किया गया, घावों से भर के कुएं में फेंका गया, जहां पर वो तड़प तड़प कर मरे। ऐसे कई कुएं लाशों से भर गए थे। ये खबर पूरे समाज को मिली, लेकिन आपको नहीं मिल पाई। आपने इसके ऊपर एक निंदा प्रस्ताव भी पारित नहीं किया। हम कैसे भूल सकते हैं 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे को? हम कैसे भूल सकते हैं नुआखली को, जहां माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म होते रहे? पूरा का पूरा नुआखली बर्बाद हो गया। ऐसे इस कालखंड में भी आपने दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आपने कहा था कि अगर किसी स्त्री के साथ में, किसी माता बहन के साथ में दुष्कर्म हो जाए तो उस माता बहन को किस तरह से आत्महत्या करनी चाहिए। ये कौन सा सुझाव था? आप नुआखली में उस पीड़ा, उस दर्द को देख रहे थे, जहां माताएं अपने परिवार के बिखर जाने पर, मिट जाने पर पागल हो चुकी थी। वहां पर आप ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे।
कितनी स्त्रियों के साथ कर रहे थे, क्या प्रयोग कर रहे थे, हम इस पर विस्तार से नहीं जा सकते हैं। सार्वजनिक मंच पर हम इस पर विस्तार से बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी मना किया था, लेकिन आप अपनी जिद पर, ब्रह्मचर्य प्रयोग की जिद पर अड़े रहे। क्या वह समय, वह बुद्धि आप इस समाज को बचाने के लिए नहीं लगा सकते थे? ये प्रश्न है आपसे। आप ही थे जिन्होंने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा। पूरे समाज को आपके ऊपर भरोसा हो गया था, लेकिन सिर्फ वो जगह जहां आप बोल देते तो विभाजन रुक जाता, आप उस जगह चुप हो गए। उसके पहले आप बहुत बोले, उसके बाद आप बहुत बोले। परंतु जहां आपके बोलने से इस देश का विभाजन रुक सकता था, वहां पर आप चुप रहे। आप ही थे जिनके शब्दों पर भरोसा करके पाकिस्तान में हिंदू समाज बैठा रहा, और आप ही अचानक मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहने लगे। आप ही के शब्दों पर लोगों को भरोसा था, लेकिन जब ये तय हो गया कि जहाँ हिंदू अधिक है वो हिंदुस्तान बनेगा, जहाँ मुसलमान अधिक हैं वो पाकिस्तान बनेगा, तब मोहम्मद अली जिन्ना और उनके लोगों ने चुन चुन कर हिंदू बस्तियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। गांव के गांव जलाए जाने लगे। जो लोग वहाँ रहते थे उनकी रूह कांप गई जब उन्हें ये सुनाई देता कि कल रात ये गांव जला है, उस माता के साथ इस तरह किया गया, उस तरह किया गया। उन भयावह दरिंदगियों का अंत नहीं था। जिस बच्चे को हम अपने हाथों से परवरिश देते हैं, उस बच्चे को कल मौत मांगनी पड़ेगी और उसे मौत भी नहीं मिलेगी। इस भय से खुद माता पिता ने अपने ही बच्चों की गर्दनें काटी, अपनी माता बहनों को जहर दिया। जहर कम पड़ गया, पूरे पूरे गांव को जहर खाना कम पड़ गया, और वो कुएं में कूद कर उन्होंने आत्महत्या की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आपकी बातों का भरोसा करना गलत हो गया? उस कालखंड के साहित्य को पढ़ो तो पता चलता है कि पाकिस्तान की सीमा से जो आ रही होते थे माताएं बहनें, उनके शरीर पर एक वस्त्र नहीं था। उनके स्तन कटे होते थे, उनके कान कटे होते थे, उनकी नाक कटी होती थी। वहाँ से आने वाले इन दुखियारी माताओं और बहनों को आपने क्या कहा था कि आप फिर से पाकिस्तान चले जाओ? ये कौन सा मजाक था मोहनदास करमचंद गांधी जी? ये कौन सा मजाक था? आप ही के साथ उन करोड़ों दंगों का शिकार बने हुए लोगों को, उनके परिवार के लोगों का, उन छोटे छोटे बच्चों को, उन सभी को सादर प्रणाम, उन सभी को श्रद्धांजलि जो आपकी गलत नीतियों का शिकार बने। जय हिंद, वंदे मातरम।